आहिर ज़राअतनामा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं एहतिशामुल्लाह काहिर। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन मौजूए बहस जो है वो है पाकिस्तान सीड सेक्टर, पाकिस्तान का शोबा बीज। पाकिस्तान का जो शोबा बीज है या सीड सेक्टर है, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, दो हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा है पब्लिक सेक्टर का, सरकारी इदारे जो कि इस सेक्टर की एक पार्टी हैं, और दूसरी जो इस सेक्टर की पार्टी है वो है प्राइवेट सेक्टर। इसको अब हम आगे एक्सप्लोर करती हैं कि पब्लिक सेक्टर में क्या है, क्या शाखें हैं, और प्राइवेट सेक्टर में क्या है और कौन सी शाखें हैं। सबसे पहले हम आते हैं पब्लिक सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में। सरकारी सेक्टर में एक सबसे बड़ी डोमेन है, उसको कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये वो डोमेन है, वो आप समझ लें डिसिप्लिन है, जिसके अंदर इदारे जो होते हैं उनका काम होता है बीज के ऊपर, फसलात के ऊपर रिसर्च करना, और नई से नई जो होती हैं वैरायटियां, किस्में, वो बनाना। इसमें जो मेन पार्टीज हैं, इसके जो मेन स्टेक होल्डर हैं वो हैं जी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपके प्रोविंस के लेवल पे भी हैं और नेशनल लेवल पे भी हैं, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पंजाब में हम बात करें तो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, और इस तरह के बहुत से इदारे हैं। और कुछ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पार्ट है, जिस तरह के फैसलाबाद में निपजी नियाब, पिशावर में निफा, और निया टंडोजाम में। तो इस तरह ये जो इदारे होते हैं इनका मकसद ये होता है कि नई से नई किस्म को बनाना, रिसर्च करना, और प्लांट की नई से नई, पौधों की नई से नई वैरायटियां, नई से नई किस्में मुतारिफ करवाना। और इसमें हमारी दूसरी पार्टी आती है रेगुलेशन की। ये वो लोग हैं जो नई चीज बना के लेके आ रहे हैं। रेगुलेशन वाले वो लोग होते हैं जो कि इस सेक्टर को चलाते हैं। पब्लिक की वो एंटिटीज होती हैं जो कि इस इदारे को चलाते हैं। इसमें जो सबसे मेन पार्टी है ना, वो है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। कुछ बिना पर, कुछ वजूहात पर इसकी कुछ पावर्स अब सूबों के एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को भी दे दी गई हैं। इसकी वजह से ये भी एक पार्टी बनती है। नहीं तो पहले ये पार्टी नहीं थी, पहले सिर्फ फेडरल सीड ही देखता था हर तरह की बीज के मामलात को। लेकिन अब कोई जाली बीज या गैर तस्दीक शुदा बीज बेचता है तो उसको तुसी महकमा तुसी सूबों का वो भी देखता है। और इसमें एक नई पार्टी है प्लांट ब्रीडर राइट रजिस्ट्री। इस इदारे का काम है जितनी भी नई किस्में मुतारिफ करवाई जा रही हैं इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंश्योर करना, उसको देखना। तो ये दो तरह की विंग्स पब्लिक सेक्टर में एग्जिस्ट करती हैं। तीसरी आती है सीड प्रोड्यूसर। ये वो इदारे हैं, हुकूमतों के सरकारी इदारे, जिनका काम है बीज बनाना, ताकि इदारों को, ताकि किसानों को बीज मुहैया किया जा सके फसलें उगाने के लिए। इसमें सूबाई लेवल पे जो चीज़ें हैं उसमें सीड कारपोरेशन हैं। जिस तरह पंजाब सीड कारपोरेशन बहुत मशहूर पंजाब सीड कारपोरेशन है सीड की, पंजाब की, जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ बीज तैयार करना। तहकीक से इनका कोई लेना देना नहीं है, रिसर्च से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह जो इदारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट तहकीक भी करते हैं, वो भी कुछ हद तक बीज की मिकदार पैदा करते हैं और उसको बेचते हैं। लेकिन ये बहुत लिमिटेड लेवल पे करते हैं, बहुत एक छोटे लेवल पे करते हैं। जो कि सीड कारपोरेशंस होती हैं ना, इनका जो क्वांटम होता है ये बहुत बड़ा होता है। फिर उसके बाद आता है जी प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आपके पास सबसे मेन पार्टी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और दूसरी पार्टी जो है वो जेनेरिक कंपनीज हैं या आपकी नेशनल लोकल कंपनीज हैं। अब इनमें से बमुश्किल बमुश्किल चंद एक इदारे आपको मिलेंगे, चंद एक कंपनीज आपको मिलेंगी जिनका तहकीक का निज़ाम एग्जिस्ट करता है उनकी कंपनीज में। और मल्टीनेशनल में इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कोई रिसर्च नहीं हो रही।
ये बाहर ही रिसर्च करते हैं और अपना बीज यहाँ पे लेके आते हैं और सेल करते हैं। इवन के जो इनका बीज है वो भी बाहर से ही आता है, बीज पाकिस्तान में भी नहीं बनाते। इसी तरह जो आपकी जेनेरिक कंपनीज, लोकल कंपनीज हैं, ये भी इनका बड़ा, अगर किसी के पास रिसर्च का तहकीक का कोई सेटअप है भी तो वो बड़ा लिमिटेड सा है, या बड़ी मखसूस सी फसलात के लिए, और चंद एक कंपनीज का है। बाकी ये कंपनीज भी, काफ़ी सारी कंपनीज भी बीज बाहर से ही मंगवा के यहाँ पे पाकिस्तान में बेचती हैं। अब ये हम एक चार्ट है जो कि फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, और उन्होंने पब्लिश किया है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में, कि ये हमारी क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स हैं, जिसमें माइनर क्रॉप्स हैं, उसमें हम कितने एरिया पे लगती हैं, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, और कौन सा इदारा कितनी पैदा कर रहा है। अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है ना, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारी जितनी भी ज़रूरियात है ना बीज की, वो सरकारी इदारे नहीं पूरे कर रहे, वो पूरा कर रहा प्राइवेट सेक्टर। ये आप समझ लें कि सारा का सारा ही प्राइवेट सेक्टर बीज बना रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर निकाल दें तो पाकिस्तान में इसी टाइम से बीज की किल्लत शुरू हो जाएगी। 7% आप इंपोर्ट करते हैं और 8% जो है आपके सरकारी इदारे वो बनाते हैं। फिर उसमें दूसरी चीज आती है पोटैटो। पोटैटो, आलू। आलू का बीज ना तो पब्लिक की सतह पे, सरकारी सतह पे, ना ही प्राइवेट सतह पे पाकिस्तान में कोई इदारा जो है वो बना के सर्टिफाई नहीं करवा रहा। जबकि जितना भी बीज हमारे पास आता है सर्टिफाइड बीज, वो सारे का सारा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट की मद में आता है हमारे पास। इसी तरह अगर आप देखें तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट का भी, वीट के अंदर भी जो हमारी मेजर रिक्वायरमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर पूरी कर रहा है। अब ये आप फिगर्स देखें ना तो ऑलमोस्ट आपको ये लग रहा है कि टोटल 50% जो सीड है ना, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, 50% सीड अवेलेबल है। 50% सीड वो अवेलेबल है जो कि सर्टिफाइड है। लेकिन जिस तरह हमारे फार्मर्स को देखा जाए पाकिस्तान में, ज्यादातर हमारे फार्मर्स वो फार्मर्स हैं जिनके पास रकबा जो है 5 एकड़ से कम है, और इनकी तादाद 50 से 60% तक है। तो वो जो होते हैं, और इस तरह और भी मुख्तलिफ जो होते हैं फार्मर्स, वो ये प्रेफर करते हैं, इस बात को तरजीह देते हैं कि जो पिछले साल उन्होंने फसल बनाई थी उस फसल में से ही बीज संभाल लिया जाए अगले साल के लिए। तो ये जो 50% सीड हमारे पास वीट में अवेलेबल है, ये हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, और इसमें से भी बीज जो है हर साल बचता है। अब हम आते हैं मसाइल की तरफ, कि इस सेक्टर में क्या मसाइल हैं, और उसका स्टेप वाइज एक एक करके मसले को हम डिस्कस करेंगे और उसके हल को आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मसला जो है ना, हमारे पास क्वालिटी वैरायटीज की बहुत कमी है, क्योंकि हमारे पब्लिक सेक्टर में जो है ना रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्स से मुराद पैसा, मैन पावर। और जिस तरह के अब हमारे गवर्नमेंट के हालात होते जा रहे हैं और लोगों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है इदारों में, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है कि इसको हम कैसे मेंटेन करें। तो इसमें जो पहला सोल्यूशन है ना, उसमें ये चीज़ है कि जब भी कोई इदारा, जब भी कोई महकमा कोई भी वैरायटी बनाना, कोई भी नई किस्म के ऊपर तहकीक शुरू करता है, उसको बनाने पे काम शुरू करता है, तो सबसे पहले वो ये देखे कि हमारी पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है। हमारे पंजाब में अगर वो बना रहे हैं तो पंजाब की क्या ज़रूरत है, पहले उस ज़रूरत को डिफाइन किया जाए, और नीड बेस, जो हमारी ज़रूरत है सिर्फ उस बेस के ऊपर रिसर्च की जाए, ना कि कोई नई चीज़ लाई जाए जो कि हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह हम बात करें गंदम की, गंदम हमें हर साल इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी गंदम की पैदावार जो हमारी ज़रूरत है, कौमी ज़रूरत है, वो गंदम की पैदावार उस पर पूरी नहीं उतरती। तो आप बजाय इसके कि ऐसी वैरायटियां बनाएं, ऐसे इलाकों को ट्रेस करें जहाँ पे ज़्यादा पैदावार आती है, इसकी बजाय अगर आपका फोकस ये हो जाए कि नहीं, हमने तो बायो फोर्टिफाइड, जिसके अंदर जिंक या कोई और न्यूट्रिएंट ज़्यादा, वो बनानी है, तो वो हमारी लोकल नीड नहीं है अभी। हमारी लोकल नीड क्या है कि हमें हाई यील्डिंग वैरायटीज चाहिए। तो इसलिए
हमें सबसे पहले अपनी ब्रीडिंग स्कीम को डिफाइन करना होगा अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अपनी मैन पावर को इम्प्रूव करना है, और जो हमारी मैन पावर है उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज को भी इम्प्रूव करना है। आप जब अच्छे मुआशरों की बात करते हैं ना, तरक्की याफ्ता मुआशरों की बात करते हैं, वहां पे जो भी वैरायटी बनाने वाले लोग होते हैं, जिस तरह के भी लोग होते हैं, जो इनको टेक्निकल लोग कहा जाता है, टेक्नोक्रेट्स कहा जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग ये नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में या जहाँ पे भी वो एग्जिस्ट करते हैं वहां पे होती है, डिफरेंट मुख्तलिफ ममालिक में उनको भेजा जाता है और वहाँ की टेक्निक्स उनको सिखाई जाती हैं, वहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं और इन चीज़ों को वो यूज़ करते हुए अपने मुल्क में काम करते हैं। तो इस चीज़ की हमें बड़ी ज़रूरत है कि हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है ना उनको बढ़ाया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स को एक्सपोजर दिया जाए इंटरनेशनली भी, ताकि वो मुल्क कौम के लिए काम कर सकें। और हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है ना उनको भी डिफाइन करना है कि ये हमारी ज़रूरत की चीज़ है और इसको हमने फाइनेंशियल रिसोर्स देना है। ये चीज़ें जब हम इंश्योर करेंगे तभी हम अच्छी वैरायटीज़ को डेवलप कर पाएंगे और हमारा पब्लिक सेक्टर जो है ना वो फ्लरिश करेगा। और इसके बाद इदारों को इस चीज़ पे इनकरेज करना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से भी, और इदारों को खुद भी इनकरेज होना चाहिए कि वो जिस तरह हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके पास पैसा है और वो सीड सारा इंपोर्ट कर रही हैं, तो वो प्राइवेट कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स करें, और प्राइवेट कंपनी जो है हमारे पब्लिक इदारों को सपोर्ट करे कि हम आपको पैसा देते हैं, आप वैरायटी बना के लेके आए, हम मिलकर उससे बेचेंगे और जो भी पैसा आएगा उसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तकसीम करेंगे, जिससे आपका पब्लिक सेक्टर भी चलेगा, प्राइवेट सेक्टर भी चलेगा, और लोकली भी जो है आपका सीड प्रोडक्शन होगी और इंपोर्ट बजट जो होगा वो कम होगा। फिर उसके बाद अगली प्रॉब्लम आती है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के जो फ्लॉज हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, अब उनके सोल्यूशन से आपको आइडिया होगा कि मैं जब सोल्यूशन दूंगा कि क्या क्या फ्लॉज हैं। अब ये है कि कोई भी प्राइवेट इदारा, मोस्टली प्राइवेट इदारे आर एन डी नहीं कर रहे। अगर आर एन डी कोई कर रहा है तो वो बड़ी मखसूस सी विंडो में कर रहा है। कोई ज्यादातर आपको मकई के ऊपर मिलेगी, चंद एक होंगे जो सब्जियात के ऊपर होंगे, वरना इस, या कोई कपास वाला इक्का दुक्का आपको मिल जाएगा, वरना इन फसलात के अलावा किसी भी फसल के ऊपर आर एन डी प्राइवेट सेक्टर नहीं करता। फिर एक और जो बड़ा फ्लॉ है ना हमारे प्राइवेट सेक्टर का, वो ये है कि जब भी एम्प्लॉय वो रखते हैं ना, उसमें उसके राइट्स जो है ना उसको कोई इतनी खासी इज्जत नहीं दी जाती, ना लेबर राइट्स ना टेक्निकल राइट्स, मतलब पे बहुत कम होती है। फिर जिस तरह उनके लेबर राइट्स हैं कि आपने ईओबीआई में अपने बंदों को रजिस्टर करवाना है, रजिस्टर करवाने के बाद कुछ वो अमाउंट इदारा पे करता है, कुछ अमाउंट एम्प्लॉय खुद पे करता है, और जो जिसकी जो टेक्निकल एक्सपर्टी होती है ना उसके अकॉर्डिंग उसको पे किया जाए। तो ये एक बड़ा ना फुकदान सा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। फिर वही बात कि अगर आर एन डी आपने करनी है ना और आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप जेवीज करें, जॉइंट वेंचर करें पब्लिक सेक्टर के साथ, और फिर आप मिल के एक वैरायटी बनाएं। इसमें आपको भी टेक्निकल एक्सपर्टीज मिलेंगी और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पब्लिक सेक्टर को फेस करने पड़ रहे हैं उनका मसला भी हल होगा। फिर तीसरा प्रॉब्लम जो है ना हमारा इनफॉर्मल सीड सेक्टर। इनफॉर्मल सीड सेक्टर की वजह से हमें बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं। अनअप्रूव्ड वैरायटीज, अनरजिस्टर्ड वैरायटीज और अनसर्टिफाइड वैरायटीज जब लोग यूज करते हैं ना तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं, और नुकसान आने की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है हमारी फार्मर कम्युनिटी को। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो फार्मर की गाइडेंस की और स्कूलिंग की जरूरत है, कि फार्मर को ये बताया जाए कि सर्टिफाइड वैरायटी क्या, रजिस्टर्ड वैरायटी क्या होती है, सर्टिफाइड सीड क्या होते हैं, इसके फवायद क्या हैं, अनसर्टिफाइड का नुकसान क्या है, और इस तरह करके ना फार्मर को पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए, उसकी स्कूलिंग की जाए कि ये चीज़ बेहतर है, आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें। और इसमें जो तसीए ज़राअत है ना हर सूबे का, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, उसको बड़ा उसकी ट्रेनिंग की जाए। पहले जो मेन स्टेक होल्डर है फेडरल सीड की तरफ से, वो ट्रेनिंग करें एक्सटेंशन में जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनकी, ज़राअत ऑफिसर्स की, और वो फिर अपने जाके इलाकों में जो जो भी उनको इलाका अलॉट है वहाँ पे फार्मर्स को बताए कि किस चीज़ की क्या अहमियत है।
और इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि वो रजिस्टर्ड वैरायटी हो, और रजिस्टर्ड वैरायटी का भी आगे सर्टिफाइड सीड यूज़ करे, बगैर टैग वाला सीड वो यूज़ ना करे। क्योंकि जब भी इदारा टैग इशू करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस वैरायटी की इंश्योर कर रहा है कि हाँ ये जो वैरायटी लिखी है यही इसके अंदर है, और इसकी जर्मिनेशन भी अच्छी है। और टाइट सर्वेलेंस होनी चाहिए। ये जो है ना हमारा थोड़ा सा कमी की बात कर लें तो रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि रेगुलेटरी डिपार्टमेंट जो है ना उनको चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि वो रेगुलेशन को टाइट करें और अनरजिस्टर्ड वैरायटीज ना आने दें और अनसर्टिफाइड सीड मार्केट में ना आने दें। अब हमारा आखिरी प्रॉब्लम, लैक ऑफ इनसफिशिएंट रेगुलेटरी सर्वेलेंस। अब हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ना जिसमें फेडरल सीड मेन पार्टी है, उसके पास सर्वेलेंस के लिए उसका इनसफिशिएंट स्ट्रक्चर है सर्वेलेंस का। अब उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप मैन पावर बढ़ाएं। जब भी आप किसी फेडरल सीट के ऑफिस जाएंगे ना तो एक चीज आप ये महसूस करेंगे कि पूरे एक जिले के अंदर, मैं तहसील की बात नहीं कर रहा, मैं जिले की बात कर रहा हूँ, पूरे एक जिले के अंदर सिर्फ एक ही ऑफिसर अलॉट होता है। तो मैन पावर का बहुत ज्यादा फुकदान है। फिर उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी मसला है कि मूवमेंट जो करनी है उसके लिए टीएडीए वगैरह या पेट्रोल वगैरह, उस चीज़ का भी बहुत मसला है, क्योंकि इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं दिए जाते। तो इन दोनों चीज़ों को एड्रेस लाजमी करना चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि जो भी फेडरल सीड के अंदर वैरायटीज बन रही, रजिस्टर्ड हो रही हैं, सर्टिफाइड सीड बन रहा है, वो आगे सूबों तक कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जिस तरह अब प्रोविंसेस को भी अलाउ कर दिया गया कि वो सर्वेलेंस रखें और सीड एक्ट इन्फोर्समेंट करें, जाली सीड को पकड़ें, अनसर्टिफाइड सीड को पकड़ें, अनरजिस्टर्ड सीड को पकड़ें। तो इस तरह इन इदारों के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि हर चीज़ स्मूथली चल सके। और इसी तरह जो चीज़ें आपके लेजिस्लेशन है, जिस तरह सीड एक्ट है, उसके अंदर मिसिंग है, तो आपको ये, अब हमें ये ज़रूरत है कि उन चीज़ों को डिफाइन करके हमें एसआरओज हर एक चीज़ के ऊपर, जो भी नई चीज़ हम लाना चाह रहे हैं उसके ऊपर एसआरओज बना के अपनी नेशनल असेंबली से, अपनी सेनेट से पास करवा के उसको भी एक्ट का पार्ट बनाए, और लेजिस्लेशन के अंदर जो भी कमी कोताही रह गई है उसको भी एड्रेस करें। थैंक्स। और ये था हमारे पूरे सीड सेक्टर का एक ओवरव्यू कि सीड सेक्टर है क्या, पार्टीज कौन सी हैं, डोमेन्स क्या होती हैं, इनमें मसाइल क्या और उनका सोल्यूशन क्या। तो इसी तरह हम आगे भी वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाते रहेंगे और इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। शुक्रिया।